हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दोस्तों, आपको याद होगा जो लास्ट क्लास है उसमें हमने क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या दोष के बारे में अध्ययन किया था। मतलब लास्ट क्लास में हमने डिफेक्ट पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोसों में। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आप जब फिजिक्स पढ़ोगे 12th क्लास की तो उसमें ये टॉपिक वापस से आएंगे, दोबारा से आएंगे, रिपीट होंगे। तो इन्हें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, जितना हमें काम आता है उतना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां से। चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो अपना टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है। आज हम चैप्टर के लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार। आपको इसी चैप्टर में दोस्तों याद होगा, ठोसों को एक बार और वर्गीकृत किया था। ठोस दो भागों में बांटे थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ध्यान है क्या? याद है? तो पहले भी हम ठोसों के प्रकार पढ़ चुके हैं। ठोस मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों, वह वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? वो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। समझ गए? मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के बताए थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब हम फिर से ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, पर किसके आधार पर? चालकता के आधार पर। बात आई साहब, चालकता क्या होती है? फिजिक्स में आपके आएगी, थोड़ा सा मैं आपको बता जाता हूं कि चालकता क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई मेरे पास एक धातु का तार है। सही है, ये एक तार है, वायर है। ठीक है, अच्छा, ये इसकी अनुप्रस्थ काट समझ गए? जैसे ये तार है और इस तार को काट दिया, तो ये है जो अनुप्रस्थ काट। इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो है a और इस तार की लंबाई है l। ये एक तार है, इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल πr² ही तो आएगा, ये गोला ही तो बन गया। तो ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, मतलब ये एक वृत्त बन गया ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल ये a और ये इस तार की लंबाई l। तो एक तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ये l है। अच्छा, इस तार का जो प्रतिरोध आएगा वो l के समानुपाती होगा और a के व्युत्क्रमानुपाती। थोड़ी फिजिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, तार का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। मतलब R L के समानुपाती है, इस तार की लंबाई के समानुपाती है। सीधी सी बात है भाई, तार मान लो बहुत बड़ा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके R व्युत्क्रमानुपाती है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, मतलब तार जितना मोटा होगा, R का मान उतना ही कम होगा। लंबाई तो अच्छा, प्रतिरोध कम करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिरोध कम करने के लिए तार की लंबाई होनी चाहिए कम, तो प्रतिरोध कम आएगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा, मतलब तार मोटा होना चाहिए, तब प्रतिरोध कम आएगा। तो R समानुपाती होता है L/A के। L है तार की लंबाई, A है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां एक नियतांक आ जाएगा रो। अब बात आई साहब, रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। R प्रतिरोध, L है तार की लंबाई, A है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये एक नियतांक है जिसको रो को क्या बोलेंगे यहां पर? विशिष्ट प्रतिरोध। अब मैं बज्जे गुना कर रहा हूं, रो को इधर ला रहा हूं, 1/रो बराबर रो नीचे और R इधर, 1/R इंटू L/A। ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये 1/रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसको बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं? चालकता।
तो कोई पूछे आपसे चालकता क्या है, तो आप कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो 1/ρ की जगह मैं K लिख सकता हूं। तो कोई पूछे कि चालकता क्या है, तो एक तरह से विशिष्ट प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध ही, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है चालकता। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध एक कांस्टेंट मान है, इसका व्युत्क्रम चालकता कहलाएगी। अच्छा, यहां से हम चालकता का मात्रक निकालें तो 1/r, r का मात्रक होता है ओम, 1/r है तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स, और L लंबाई मीटर में और A मीटर स्क्वायर में। भाई ये तार की लंबाई है मीटर में और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, तो मीटर तो मीटर कट के ऊपर आ जाएगा मीटर इनवर्स। भाई मीटर में तब तार की लंबाई और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, तो मीटर इनवर्स। तो ये इसका मात्रक हो गया चालकता का। तो मैंने थोड़ा सा आपको चालकता के बारे में बताया कि चालकता क्या है। आप कहोगे चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एक नियतांक है। ये कैसे आया मैंने आपको बताया। R समानुपाती L/A है, समानुपाती हटाया तो एक नियतांक आया जिसे विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता बोल रहे हैं। तो चालकता जो है इसका मात्रक क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सही है। अच्छा, तो चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार, चालकता के आधार पर ठोस जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। इसको पूरे को समझो। अब तो ये तो आपके क्लियर हो गया होगा। केवल इतना याद रखें, चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर। मैं इसको मिटा रहा हूं और अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार। चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के हैं। एक चालक, ठीक है, एक अर्धचालक और एक होते हैं कुचालक। तो चालकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हैं, 3। चालकता, अर्धचालक, चालक, अर्धचालक और कुचालक। वे ठोस जिनकी चालकता आएगी 10⁴ से 10⁷ तक। मात्रक आपको पता ही है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो वे चालक, चालक क्या है, वे ठोस हैं जिनकी चालकता का मान इतना होता है 10⁴ से 10⁷, मतलब चालकता बहुत ज्यादा होती है। जिनकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आता है। सही है। वे कौन से ठोस होंगे, चालक। अच्छा, वे ठोस जिनकी चालकता का मान 10⁻⁻10 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक आता है, वे हो जाएंगे अर्धचालक। मतलब अर्धचालकों की चालकता चालकों से कम है। दिख रही है ना। अर्धचालक वे ठोस है जिनकी चालकता का मान 10⁻⁻10 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक आता है। और कुचालक वे हो गए जिनकी चालकता का मान 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10, मतलब इनकी चालकता बहुत कम होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो चालकता के आधार पर मैंने ठोसों को 3 भागों में बांटा है। क्लियर। अच्छा, उदाहरण, चालक के उदाहरण तो हो गई सभी धातु। कोई भी धातु हो, लोहा, तांबा, चांदी, कॉपर, कोई भी धातु हो, सभी धातु चालक होती हैं। आपने पहले भी पढ़ा है। क्लियर। अर्धचालक, इसके उदाहरण है उपधातु सिलिकॉन व जर्मेनियम। ये याद रखना, सिलिकॉन व जर्मेनियम इसके उदाहरण है अर्धचालक के। इनकी चालकता चालकों से तो कम आती है और कुचालकों से ज्यादा आती है। याद रखें, ये फेमस है अर्धचालक सिलिकॉन व जर्मेनियम। कुचालक आप जानते हो, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो हैं, लकड़ी सूखी होनी चाहिए भाई, है ना। ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इनकी चालकता का मान बहुत कम आता है। ठीक है। एक लड़के ने मुझसे पूछा, भाई कि साहब आपने ठोसों को 3 भागों में बांटा था। मैंने कि बिल्कुल वैसे ही। आपने कहा था कि जब क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के बताए थे, वहां पर चलते हैं पुरानी बातों में। क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के, मैंने बिल्कुल सही। धात्विक ठोस, मैंने कि हाँ धातु, वे तो चालक हैं। और साहब और आयनिक ठोस वगैरह आ रही है, सबको चालक है।
केवल धात्विक ठोस ही तो चालक थे, उनमें भी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वे अर्धचालक हैं। तो पर सिंपल ही, ज्यादा डिटेल में मत फंसो। चालक मतलब सभी धातु, अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम, कुचालक पत्थर लकड़ी प्लास्टिक आदि। आप तो केवल इतना याद रखो, जिस पदार्थ की चालकता का मान इतना आ जाए वो चालक है, जिसकी इतना आ जाए वो अर्धचालक है, जिसकी इतनी आ जाए वो कुचालक है। तो क्लियर होगा, छोटा सा टॉपिक है। हेडिंग डालो, चलो तैयार हो जाओ। हेडिंग डालो, चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार लिख लेते हैं। आप इनके मान याद रख लेना भाई, सबके है ना, कि किसकी चालकता कितनी होती है, किसकी चालकता कितनी होती है। हेडिंग डालो, चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार डाल दिया। लिखो इसमें, लिखो चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। ठोस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डालो, चालक। नंबर 1 चालक। लिखो इसमें, डाल दिया। लिखो, इन ठोसों की चालकता का मान इन ठोसों की चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। मात्रक लिख लेना चालकता का, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। क्लियर। उदाहरण लिख लो, सभी धातु क्लियर। नंबर 2 डालो, अर्धचालक। अर्धचालक। लिखो इसमें, इन ठोसों की चालकता का मान इन ठोसों की चालकता का मान 10 की पावर -10 से 10 की पावर -10 से 10 की पावर 4 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। उदाहरण लिख लो, सिलिकॉन व जर्मेनियम, ये उपधातु हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम। और नंबर 3 डालो, कुचालक। कुचालक। लिखो इसमें, इन ठोसों की चालकता का मान इन ठोसों की चालकता का मान 10 की पावर -20 से 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। उदाहरण लिख लो, पत्थर लकड़ी प्लास्टिक आदि। पत्थर लकड़ी प्लास्टिक आदि।
ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, छोटे छोटे से टॉपिक है, इन्हें ढंग से पढ़ते चलना। चैप्टर के लास्ट में देखो इधर सामने, नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं में विद्युत का प्रभाव। समझते चलना, ज्यादा डिटेल में मत फंसना, ज्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको ये तो पता है धातु जो होती हैं वो चालक होती हैं, अभी पढ़े थे हमने भाई। ठोस मैंने 3 तरह के बताए थे, चालक, अर्धचालक, कुचालक। चालकों का उदाहरण धातु होती हैं। धातु मतलब हम चालकों की बात कर रहे हैं। धातुओं में विद्युत का प्रवाह, अब आपने ये तो पहले भी पढ़ा है, धातु जो हैं ये धात्विक ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के बताए थे, और धातु धात्विक ठोस हैं। इनमें विद्युत का प्रवाह तो होता है, आपको पता ही है। धातु में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। गलत तो नहीं कहा? तो पहली बात तो ये हो गई कि धातुओं में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। हमने पढ़ा है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है। आपको एक बात पता ही है, जिस भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो कोई नई बात नहीं कही मैंने, ये आप पहले से भी जानते हैं। अच्छा, धातुओं में विद्युत के प्रवाह को चालकता बैंड सिद्धांत समझाता है। मतलब धातुओं में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है। अब ये तो हमको पता है धातुओं में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, पर होता कैसे है? तो धातुओं में विद्युत के प्रवाह को कौन सा सिद्धांत समझाता है? चालकता बैंड सिद्धांत। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे भाई, है ना, डिटेल में। अपने में जितना थोड़ा बहुत दे रखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। धातुओं में विद्युत के प्रवाह को कौन समझाता है? चालकता बैंड सिद्धांत। एक एक बात को सुनते समझो, सुनते चलो और गौर से समझ चलो। पहली बात आप जानते हो, धातुओं में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, बिल्कुल सही। धातुओं में विद्युत के प्रवाह को कौन सा, विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, इसको कौन सा सिद्धांत समझाता है? दोस्तों, इसको समझाता है चालकता बैंड सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, अब इस पर चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में परमाणु होते हैं। देखो ये सिद्धांत क्या कह रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में क्या होते हैं? परमाणु। ठीक है, जैसे ये कोई धातु है, मान लो ये आयरन है, लोहा धातु, तो इसके अंदर ये सिद्धांत के अनुसार इसके अंदर परमाणु है, ये Fe परमाणु है। तो चालकता बैंड सिद्धांत के अनुसार धातुओं के अंदर, धातुओं में अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु। इस सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं, इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक, अच्छा, फिर अगली बात ये क्या कहता है सिद्धांत? ये सिद्धांत कहता है कि परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़कर, जैसे ये मान लो इस परमाणु के कक्षक हैं, ठीक है, और ये इस परमाणु के कक्षक हैं और ये आपस में जुड़ गए। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़कर आणविक कक्षक बनाते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा अणुकक्षक सिद्धांत, ध्यान है? अणुकक्षक सिद्धांत इस तरह से, ए और ए, धातुओं के कक्षक जुड़ करके कौन से कक्षक बनाते थे? आणविक कक्षक। ध्यान करो, परमाणविक कक्षक है ये, और ये आपस में जुड़ के आणविक कक्षक बना रहे हैं। तो यही सिद्धांत इस बात को कह रहा है कि जैसे ये परमाणुओं के कक्षक हैं, ये इस परमाणु के Fe के, इस Fe परमाणु के ये कक्षक, और ये आपस में जुड़ गए, जुड़ करके क्या बना लिए? आणविक कक्षक। अच्छा, जितने भी आणविक कक्षक बनेंगे, आपको 11th में पढ़ा है, उनमें से आधे तो होते हैं BMO और आधे होते हैं ABMO। ये 11th में पढ़ा था आपने, पर यहां पर अलग तरह से सुनो, इसको छोड़ो। यह सिद्धांत कहता है, दोबारा सुनो, चालकता बैंड सिद्धांत की धातु जो होती हैं, धातुओं में परमाणु होते हैं और परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ते हैं
और परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, आणविक कक्षक बना रहे हैं। इस तरह से आपस में परमाणु के कक्षक आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक। परमाणुओं के कक्षक, जैसे ये दो परमाणु उनके कक्षक जुड़े तो ये क्या बने हैं, आणविक कक्षक। ठीक है। अच्छा, निर्मित आणविक कक्षकों में से जो आणविक कक्षक बने, जिन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें तो आप बोलोगे यहां पर संयोजकता बैंड, और जिन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या कहलाएंगे, चालकता बैंड। सही है। इसको मैं दूसरे तरह से बोलता हूं, आपके समझ में नहीं आएगा होगा। मैं दोबारा से कहता हूं, चालकता बैंड सिद्धांत धातुओं में विद्युत के प्रवाह को समझाता है। इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में परमाणु होते हैं, परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक। अच्छा, आणविक कक्षक दो प्रकार के निर्मित होते हैं, एक तो चालकता बैंड और एक संयोजकता बैंड। आणविक कक्षकों को क्या बोल रहा हूं मैं, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड। बैंड सिद्धांत है ना ये, तो ये आणविक कक्षकों को क्या बोल रहा है, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड। वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उन्हें तो बोल रहे हैं हम चालकता बैंड। देख लो, इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं वे आणविक कक्षक। भाई देखो, सीधी सी बात है, परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे। तो आणविक कक्षक दो तरह के तो होंगे, अपना दिमाग भी तो लगा लो। ऐसे आणविक कक्षक होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं वे तो कहला रहे हैं संयोजकता बैंड, और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वे क्या कहला रहे हैं, चालकता बैंड। यहां तक क्लियर करो। दोबारा से बोलता हूं, धातु में विद्युत के प्रवाह को कौन सा सिद्धांत समझाता है, चालकता बैंड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार धातु में अवयवी कण कौन होते हैं, परमाणु। परमाणु कक्षक आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक कितने प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड। वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं चालकता बैंड कहलाते हैं, और वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता बैंड कहलाते हैं। क्लियर। अच्छा, अब अगली बात सुनो। जो धातु है, धातु उसके अंदर, ठीक है, जो संयोजकता बैंड है, जैसे मैंने इसको बनाया दूसरे तरह से, ये देखो आप ढंग से, ये संयोजकता बैंड है। मान लो संयोजकता बैंड का मतलब एक आणविक कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। मैंने ये रेखा खींच दी है तो आप समझ जाओ इसमें क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक आणविक कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों, इसको मैं बोल सकता हूं संयोजकता बैंड। ठीक है। और अब मैं एक दूसरा आणविक कक्षक बना रहा हूं, ये पर ये खाली है यहां से ऊपर तक। जब ये खाली है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चालकता बैंड। ठीक है, चालकता बैंड है। ये मैंने किस आधार पर बनाए हैं, ये बनाए हैं मैंने ऊर्जा के आधार पर। बड़ी बात को समझना, ये एक आणविक कक्षक है, ये दूसरा आणविक कक्षक है। ये संयोजकता बैंड मैंने इसे क्यों बोला, क्योंकि इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो संयोजकता बैंड, वे आणविक कक्षक, और जो खाली है वो चालकता बैंड। अब धातु जो होती हैं उनमें, बात को ढंग से समझना, धातुओं में बड़े ध्यान से समझना मेरी बातों को। धातुओं में जो दोनों कक्षकों के बीच में, दोनों आणविक कक्षक ही तो हैं, ये चालकता बैंड, संयोजकता बैंड, इनकी ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा अंतराल 0 होता है। मतलब दोनों की ऊर्जा बराबर होती है। सही है क्या, मतलब इनकी ऊर्जा बराबर होगी दोनों की, चालकता बैंड की और संयोजकता बैंड की। मतलब या मैं धातु, बड़े ध्यान से इधर समझो, धातुओं में परमाणुओं के कक्षकन ने आपस में जुड़ के आणविक कक्षक बनाए। आणविक कक्षक दो तरह के बने, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड। दोनों की ऊर्जा बराबर होगी, मतलब जितनी ऊर्जा चालकता बैंड की होगी उतनी ऊर्जा संयोजकता बैंड की होगी। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां जा सकते हैं। मतलब धातु में इलेक्ट्रॉन आसानी से सभी कक्षकों में घूम सकते हैं। घूम क्यों सकते हैं, क्योंकि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड की ऊर्जा आपस में समान है। इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर सकते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ से आगे चले गए, ऐसे
घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जब धातु में पूरे में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। धातुओं में इलेक्ट्रॉन आसानी से गति क्यों कर लेते हैं? धातुओं में इलेक्ट्रॉन आसानी से गति इसलिए कर लेते हैं क्योंकि धातुओं में जो आणविक कक्षक बने, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड, उनकी ऊर्जा क्या है? बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में क्या कर सकते हैं? गमन। मतलब इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक से इलेक्ट्रॉन रिक्त इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक में जा सकते हैं, संयोजकता बैंड से आसानी से चालकता बैंड में गमन कर सकते हैं। अब इसी बात को आप क्लियर और करो। ये तो बात हुई धातु की। धातु की मतलब आप समझ जाना, ये तो बात हो रही है धातु की। अगर मैं बात करता अर्धचालक की, धातु एक चालक है, आपको ध्यान होगा। अगर मैं ऐसा ही डायग्राम अर्धचालक के लिए बनाऊं तो अर्धचालक में ये तो मैंने बना दिया उसी तरह से, दो कक्षक बना दिए ढंग से। देखो नीचे वाला ये मैंने कौन सा बैंड बना दिया है? संयोजकता बैंड, सही है। और ये ऊपर वाला मैं कौन बना रहा हूं? चालकता बैंड। पर यहां पर देखो मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया है, मतलब दोनों की ऊर्जा बराबर नहीं है। ये है ऊर्जा अंतराल। क्या है ये? ऊर्जा अंतराल। और ये ऊर्जा अंतराल यहां ये 0 है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि धातुओं की तुलना में अर्धचालकों में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है? ज्यादा। ये ऊर्जा का अंतराल है और ये ऊर्जा का अंतराल ज्यादा है। तो अर्धचालकों में कुछ ही इलेक्ट्रॉन, सुनो शब्द से, कुछ ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। भाई दोनों की ऊर्जा बराबर नहीं है इनमें। धातुओं में, चालकों में दोनों की ऊर्जा बराबर है, संयोजकता बैंड की और चालकता बैंड की। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन कर जाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति होती है आसानी से। इलेक्ट्रॉनों की गति आसानी से होने से इनमें चालकता अधिक आती है। अरे गति आसानी से होगी तो प्रतिरोध कम तो चालकता ज्यादा। जब तो इनकी चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 मिल रही है। इनमें क्या हो रहा है? कुछ ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों की ऊर्जा का अंतर है, ऊर्जा में अंतर है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन अर्धचालकों में संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। मतलब इनमें चालकता कुछ ही इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, तो इनमें चालकता का मान कम आता है। और कुचालकन में तो हद हो जाएगी। कुचालकों में जो ये ऊर्जा का अंतराल है वो सबसे अधिक आएगा। समझ गए होंगे मेरी बात। अब मैं ये इसी डायग्राम को कुचालक के लिए बनाऊं तो ये ऊर्जा अंतराल कुचालकों में तो सबसे ज्यादा है। मेरी बात को समझ गए होंगे। ये कौन सा बैंड है? चालकता बैंड। और ये कौन सा बैंड है? ये संयोजकता बैंड। बात को समझना। अब कुचालकों में जो ऊर्जा का अंतराल है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल है, वो अर्धचालकों से भी ज्यादा है। तो कुचालकों में तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन इनमें गति करते हैं, तो इनकी चालकता का मान बहुत कम आता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की गति किसमें होती है? सबसे ज्यादा इसमें होती है, क्योंकि यहां पर संयोजकता बैंड और चालकता बैंड अर्थात आणविक कक्षकों की ऊर्जा समान है। तो जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की यहां गति होती है तो इनकी चालकता अधिक आती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7। और इनकी चालकता सबसे कम आएगी, केवल कुछ ही इलेक्ट्रॉन गति कर पाएंगे क्योंकि ऊर्जा का अंतर ज्यादा है। ऊर्जा का अंतर ज्यादा होने से कुछ ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन। भाई जब कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन कर लेते हैं, पर जब ऊर्जा का अंतर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा क्या है? बराबर है। अब एक बार मैं इसको पूरे को बोलता हूं, समझने की कोशिश करना। धातुओं में विद्युत का प्रवाह, टॉपिक ये है। धातुओं में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अच्छा, धातुओं में विद्युत के प्रवाह को कौन सा सिद्धांत समझाता है? चालकता बैंड सिद्धांत। क्लियर? इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु। सही है। अच्छा, परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ करके दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं।
वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे संयोजकता बैंड कहलाते हैं। वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है वे क्या कहलाते हैं? चालकता बैंड कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, धातुओं में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है, शून्य होता है। अतः संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालकता बैंड में गमन करते हैं। अतः क्लियर मेरी बात? अब बात करेंगे फिर कुचालकों, अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड, इनके मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होगा? अधिक होगा। ऊर्जा अंतराल अधिक होगा तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड, मतलब इसकी तुलना में कम इलेक्ट्रॉन, धातुओं की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन करते हैं, तो इनकी चालकता का मान धातुओं से कम आता है। कुचालकों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल अर्धचालकों से भी अधिक होता है। अतः कुचालकों में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन या बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। अतः इनकी चालकता का मान बहुत ही कम आता है। समझने की कोशिश कर लो भाई। क्लियर है? तो अब लिख लो, चलो हेडिंग डालो, धातुओं में विद्युत का प्रभाव। धातुओं में विद्युत का प्रभाव। हाँ, हेडिंग डाल लिया आपने, धातुओं में विद्युत का प्रभाव। लिखो इसमें, देखो धातुओं में विद्युत का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धातुओं में विद्युत का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लिख लिया? आगे लिखो, धातुओं में विद्युत के प्रवाह को चालकता बैंड सिद्धांत समझाता है। धातुओं में विद्युत के प्रवाह को चालकता बैंड सिद्धांत समझाता है। लिख लिया? आगे लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में अवयवी कण परमाणु होते हैं। अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक है? आगे लिखो, परमाणुओं के परमाण्विक कक्षक, परमाणुओं के परमाण्विक कक्षक आपस में जुड़कर, जुड़ने को बोलते हैं अतिव्यापन, आपस में जुड़कर, परमाण्विक कक्षक आपस में जुड़कर आणविक कक्षक बनाते हैं। आपस में जुड़कर आणविक कक्षक बनाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। दिख रहा है ना? आणविक कक्षक। ठीक है, कहां तक लिख लिया? दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं। परमाणु कक्षक आपस में जुड़ करके दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं। लिख लिया यहां तक? अब आगे लिखो, इसमें लिखो, वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं संयोजकता बैंड कहलाते हैं। संयोजकता बैंड, जिनमें इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या बोल रहे हैं? संयोजकता बैंड। क्लियर? संयोजकता बैंड कहलाते हैं। आगे लिखो, तथा वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब खाली, तथा वे आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? चालकता बैंड कहलाते हैं।
इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे आणविक कक्षक क्या कहलाते हैं? चालकता बैंड कहलाते हैं। ठीक है, और अब अगली लाइन से आ जाओ और स्टार लगा के लिखो। अगली लाइन पर पहुंच गए, स्टार लगाओ, लिखो धातुओं में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, मतलब दोनों की ऊर्जा बराबर होती है। धातुओं में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? शून्य, मतलब दोनों की ऊर्जा बराबर होती है। ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। अतः धातुओं में संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अतः धातुओं में संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालकता बैंड में आसानी से होता है। आसानी से होता है। ठीक है, और लिख लो, इसलिए धातुओं की चालकता का मान इनसे अधिक आता है। धातु चालक है, ध्यान करो, इसलिए धातुओं की चालकता का मान अर्धचालक व कुचालक से अधिक होता है। धातुओं की चालकता का मान अर्धचालक व कुचालक से अधिक होता है। ध्यान होगा तुम्हें 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7। धातुओं की चालकता का मान अर्धचालक व कुचालक से अधिक होता है। क्लियर? अगली लाइन पे आ जाओ, अब स्टार फिर लगाओ, लिखो अर्धचालक में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, अर्धचालक में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल धातुओं से अधिक होता है। धातुओं से अधिक होता है। सही है, धातुओं से अधिक होता है। धातु में तो शून्य है, धातुओं से अधिक होता है। अतः अर्धचालक में कुछ ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। कुछ ही इलेक्ट्रॉन, यहां में तो सभी जा सकें। कुछ ही इलेक्ट्रॉन, अतः अर्धचालक में कुछ ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। इसलिए अर्धचालक की चालकता का मान धातुओं से कम होता है। अर्धचालक की चालकता का मान धातुओं से कम होता है। क्लियर? लिख लिया? अब आ जाओ अगली लाइन से, फिर स्टार लगाओ, लिखो कुचालक में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल ठीक है, ऊर्जा अंतराल अर्धचालकों से भी अधिक होता है। अर्धचालकों से भी अधिक होता है। अतः इनमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन
संयोजकता बैंड से बहुत कम इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। अतः इनकी चालकता का मान अर्धचालकों से कम आता है। इनकी चालकता का मान अर्धचालकों से कम होता है, ऐसे लिख लो। क्लियर। अब एक काम करो यार, आपको याद रहे तीनों डायग्राम आप बनाए लो, ये धातुओं का, ये अर्धचालक का और ये कुचालक का। धातुओं में दोनों बैंडों को चिपका करके बनाना, अर्धचालकों में थोड़ा दूर दूर बनाना, कुचालकों में और दूर दूर बनाना। क्लियर। तो इसको फटाफट बनाओ, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। जल्दी बना लो, वीडियो को पोज करके बना लो यार, टाइम क्यों खर्च करते हो। पोज कर लिया करो, वीडियो को पोज करके बना लिया करो। अरे पोज करके बनाओ गधों। चलो आगे बढ़ते हैं मैं ना। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्धचालक की। देखो इधर, ये आपके फिजिक्स में बहुत काम आएंगे और फिजिक्स वाले ने और डिटेल में पढ़ाएंगे। हमको तो कुछ हमारे बुक में है, थोड़ा बहुत जानकारी है, तो हम उनको उतना ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। अर्धचालक ये तो दिख गया जितना हमने सीखा। आपने क्या क्या सीखा अब तक। एक तो ये पता चला सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक हैं। ध्यान आ रहा है क्या। क्लियर। सिलिकॉन व जर्मेनियम को हम बोलते हैं शुद्ध या नेज अर्धचालक। सिलिकॉन या जर्मेनियम को क्या बोलते हैं, शुद्ध या नेज अर्धचालक। नेज का मतलब भी शुद्ध ही होता है, कोई नई चीज नहीं है ना, ऐसा टेंशन मत आ जाना। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है आपको पता ही है, ये अर्धचालक हैं। सही है। अर्धचालकों की चालकता का मान आपने पढ़ा है, ध्यान करो, 10 की पावर -10 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सिलिकॉन व जर्मेनियम शुद्ध या नेज अर्धचालक हैं, बिल्कुल सही। चलो भाई, अब एक बात सुनो, जो शुद्ध अर्धचालक हैं या जो सिलिकॉन व जर्मेनियम हैं, उनमें आपने अभी पढ़ा है संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल चालकों से अधिक है। धातु चालक ही तो है, अधिक है। अतः इनमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। अतः अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता का मान धातुओं से कम आता है। सही है, या चालकों से कम होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। भाई मैंने अब तक क्या बात कही, मैंने 3-4 बात कही। सिलिकॉन व जर्मेनियम शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक होता है। क्लियर। अतः इनमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं। अतः इनकी चालकता का मान धातुओं से या चालकों से क्या आता है, कम आता है। ये आपने पढ़ा है। जब इनकी चालकता का मान कम आता है तो ये प्रायोगिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। चालकता का मान कम आ रहा है, प्रायोगिक कार्य मतलब कहीं इन्हें हम यूज में नहीं ले सकते, किसी उपकरण में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी चालकता कम है। आप देखते हो तार बनते हैं, धातु के बन रहे हैं, क्योंकि उनकी चालकता ज्यादा है।
अब इनकी चालकता कम है तो प्रायोगिक रूप से प्रयोग के रूप लिए, मतलब मेरी बात समझ रहे हो आप, प्रायोगिक रूप से का मतलब है किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्हें यूज नहीं ले सकते, क्योंकि शुद्ध अर्धचालकों को, क्योंकि इनकी चालकता का मान धातुओं से कम है तो धातुओं को काम में लेते हैं हम। इनकी चालकता का मान कम है तो इन्हें प्रायोगिक रूप से ये उपयुक्त नहीं है, कहीं किसी उपकरण में इन्हें काम में नहीं ले सकते। अच्छा, जो शुद्ध अर्धचालक हैं सिलिकॉन व जर्मेनियम, उनकी चालकता कम होने की वजह से उन्हें हम प्रायोगिक रूप से वे कार्य लेने काम में प्रायोगिक रूप से वे उपयुक्त नहीं है, सिंपल कहूं तो। अच्छा, फिर क्या करते हैं, इनमें अशुद्धि मिलाते हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम में, शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, इनकी चालकता का मान बढ़ जाता है, और जब इनकी चालकता बढ़ जाती है तो इन्हें हम यूज ले सकते हैं फिर प्रायोगिक रूप से। तो शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर कैसा अर्धचालक बनेगा, एक नए तरह का अशुद्ध अर्धचालक, जिसको बोलते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक। बात को समझ लेना भाई, अपद्रव्यी मतलब आप समझ जाओ, सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप क्या मिक्स कर दो, अशुद्धि मिला दो तो बन जाएगा अशुद्ध या अपद्रव्यी अर्धचालक। तो एक तरह से अर्धचालक भी दो तरह के हो गए, एक तो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन व जर्मेनियम जिनकी चालकता होती है कम, एक हो गए अशुद्ध या अपद्रव्यी चालक। इनमें क्या, ये कैसे बने, जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम अशुद्धि मिला दें तो बन जाता है अशुद्ध या अपद्रव्यी चालक, जिसकी चालकता का मान अधिक आता है। प्रायोगिक रूप से कौन उपयुक्त है, प्रायोगिक रूप से अशुद्ध या अपद्रव्यी चालक उपयुक्त हैं। तो पहले तो यहां तक, अब इसको आगे और समझाऊंगा मैं, अभी मत समझना कहीं न सोच ले कि ये, तो अब तक आपने जो समझा है यहां तक उसको लिख लेते हैं। हेडिंग डालो, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक लिखो। इसमें लिखो सिलिकॉन व जर्मेनियम शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो मैंने समझा है उसी को बोल रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं। सिलिकॉन व जर्मेनियम शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे लिखो, शुद्ध अर्धचालकों में, शुद्ध अर्धचालकों में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, दोबारा बोलता हूं, शुद्ध अर्धचालकों में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल धात्विक चालकों से अधिक होने के कारण, धात्विक चालक मतलब धातुओं से, धात्विक चालकों से अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण इनकी चालकता का मान, इनकी चालकता का मान धातुओं से कम होता है। इनकी चालकता का मान धातुओं से कम होता है। लिख लिया? लिखो, इनकी चालकता का मान धातुओं से कम होता है, जो प्रायोगिक रूप से उपयुक्त नहीं है, जो प्रायोगिक रूप से उपयुक्त नहीं है। क्लियर? मतलब प्रैक्टिकली उपयुक्त नहीं है ये। आगे लिखो, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाते हैं, इनमें अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, आगे लिखो, अशुद्धि मिलाने पर,
अशुद्धि मिलाने पर निर्मित अर्धचालक, अशुद्धि मिलाने पर निर्मित अर्धचालक अशुद्ध या अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाते हैं। अशुद्ध या अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाते हैं। यहां तक क्लियर? अब बढ़े आगे, चलो भाई अब आगे सुनो। तो एक तरह से अगर हम समझें तो शॉर्ट में कहूं, मैंने जो पढ़ाया कि अर्धचालक दो तरह के हो गए भाई दोस्तों। एक तो हो गए शुद्ध, जो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गए, और सिलिकॉन और जर्मेनियम ने अशुद्धि मिला दी तो बन गए अशुद्ध या अपद्रव्यी अर्धचालक। लड़का कहता है इनमें अशुद्धि क्यों मिलाई साहब सिलिकॉन व जर्मेनियम में? अशुद्धि इसलिए मिलाई क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता अधिक हो जाती है, फिर इन्हें आप काम में ले सकते हो कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। अच्छा, अब आई बात, अपद्रव्यी अर्धचालक जो हैं ये दो प्रकार के हैं, बड़े ध्यान से। अपद्रव्यी अर्धचालक कितने प्रकार के हैं? दो, या अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के हैं। एक एन प्रकार के अर्धचालक और एक होते हैं पी प्रकार के। पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, फिजिक्स में तो आता ही है कई बार। पी प्रकार के अर्धचालक, तो अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक दो प्रकार के हैं, एक तो एन प्रकार के और एक पी प्रकार के। अब इसका मतलब क्या है? यदि हम शुद्ध अर्धचालक में सिलिकॉन या जर्मेनियम में, समझ गए मेरी बात है, हम यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएं, बड़े ध्यान से समझना, अशुद्धि कौन से वर्ग की मिलाएं? 15वें वर्ग की। 15 वर्ग की समझ गए क्या? 15 वर्ग याद आ रहा है? नहीं आ रहा साहब। आवर्त सारणी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसमें नाइट्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सभी जो हैं ये 15वें वर्ग की, ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सभी 15वें वर्ग की अशुद्धि हैं। लड़का कहता है नाइट्रोजन भी तो है। मतलब हमको करना क्या है कि शुद्ध अर्धचालक में, बात को समझो पहले, शुद्ध अर्धचालक मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम में हमें 15वें वर्ग की पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी है, जिसकी संयोजकता कितनी हो? 5। ऐसी अशुद्धि मिलानी है। इन सबकी संयोजकता 5 है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 ही होती है या मैक्सिमम 4 हो सकती है। नाइट्रोजन की संयोजकता 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा दूसरी है जिसमें केवल 1 S और 3 P कक्षा की ही है, तो ये अधिकतम 4 बंध बना सकता है, तो इसकी संयोजकता मैक्सिमम 4 हो सकती है। पर कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन सब की संयोजकता कितनी होती है? 5। ये 5 बंध बना सकती हैं। तो एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम में सिंपल याद रखो, 15वें वर्ग की पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी है। नाइट्रोजन की संयोजकता 5 नहीं हो सकती, नाइट्रोजन 5 बंध नहीं बना सकता, क्योंकि संयोजकता है एक तरह से सिंगल बॉन्डों की संख्या। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 4 ही कक्षक है, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा दूसरी है, दूसरी कक्षा में केवल 4 ही कक्षक होते हैं, 1 S और 3 P, तो नाइट्रोजन अधिकतम 4 ही बंध बना सकता है, नाइट्रोजन की संयोजकता 5 नहीं होती। तो हमको क्या करना है? सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलानी है, तब बनेगा N प्रकार का अर्धचालक। और अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलानी है, जिसकी संयोजकता कितनी है? 3। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ध्यान आ गया होगा, इंडियम, थैलियम। अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएं, जिनकी संयोजकता 3 है, इसकी 3 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो बनेगा पी प्रकार का अर्धचालक। क्लियर? इनको और डिटेल में समझाऊंगा, पहले यहां तक लिख लेते हैं, डिटेल में समझाऊंगा। एक बार तो लिखो यार, पैराग्राफ चेंज करो, अगली लाइन पर आओ, लिखो, इसमें लिखो, स्टार लगा करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। चलो लिखो, अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं।
अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डालो, एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक। लिखो इसमें, यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की 15वें वर्ग की पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि जैसे ये लिख लो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि मिलाएं। पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मिथ मिलाएं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसको एक बार मैं और समझाता हूं, इधर देखो, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देखो सामने, जैसे मान लो ये सिलिकॉन है, आपको पता ही होगा सिलिकॉन में एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंध बना करके जुड़ा होता है। बड़े ध्यान से देखना भाई, जब समझ में आएगा मेरी बात। एक सिलिकॉन, कितने सिलिकॉन के संग? 4 सिलिकॉन परमाणुओं से सह संयोजक बंध बनाकर जुड़ा होता है। अब इसमें आप देख लो, प्रत्येक सिलिकॉन 4, हेलो, हाँ भाई, ये सिलिकॉन है, आप देख सकते हो शुद्ध अर्धचालक है। इसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना करके जुड़ रहा है। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये एक शुद्ध अर्धचालक है। क्लियर? अच्छा, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इसमें मैं 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाऊं। मान लो मैंने यहां पर इसमें फास्फोरस मिला दिया, तो ये फास्फोरस आ गया अब सिलिकॉन की जगह। अशुद्धि कैसे मिलाएंगे? सिलिकॉन को और फास्फोरस को, दोनों को सिलिकॉन लेंगे, उसमें थोड़ा सा फास्फोरस मिलाएंगे, पिघलाएंगे, अशुद्धि मिल जाएगी। तो सिलिकॉन में मैंने 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी है, फास्फोरस आ गया है। अब तुम देख सकते हो ये सिलिकॉन में फास्फोरस अशुद्धि है। अब फास्फोरस जो है ये पंच संयोजी अशुद्धि है, मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उमें ना 15वें वर्ग का है, और 15वें वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब फास्फोरस के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया क्या? तो अब तुम खुद ही समझ जाओ यार, जब आप 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे तो प्रत्येक 15वें वर्ग की अशुद्धि के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, बंधित इलेक्ट्रॉन आएगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो चालकता नहीं बढ़ेगी क्या? बताओ भाई, 15वें वर्ग की मैं अशुद्धि मिला रहा हूं तो चालकता क्यों बढ़ गई इसकी? 15वें वर्ग की जब अशुद्धि मिलाऊंगा तो अशुद्धि भी तो 4 ही बंध बनाएगी, वो सिलिकॉन के जगह पर ही तो आ रही है। तो प्रत्येक अशुद्धि के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसकी वजह से चालकता बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है, एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। एन मतलब नेगेटिव, सही है? तो अब तुम क्लियर देख लो, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम 15वें वर्ग की पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से चालकता के मान में वृद्धि होती है। क्लियर? और बन जाएगा, अब ये किस प्रकार का अर्धचालक है? एन प्रकार का अर्धचालक है। इसमें 15वें वर्ग की अशुद्धि है फास्फोरस, जिसके पास बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड मिला रहे हैं। क्लियर? तो आप लिख लो फटाफट, इसी में ही आगे लिखो, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में, इसी में आगे लिख लो, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, 15वें वर्ग की पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो
अशुद्धि के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अशुद्धि के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिससे चालकता में वृद्धि हो जाती है। चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस डायग्राम को बना लो पूरा, फटाफट वीडियो को पॉज करो और जल्दी बनाओ। कैमरा खराब है या कैमरा खराब है तुम्हारे में? देखो मक्खन नेचुरल कलर। फटाफट नोट करें। चलो भाई, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। पी प्रकार के अर्धचालक को हम अब कल देखेंगे, ठीक है ना। और इतना तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर हम 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएं तो बन जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक, जिसको कल देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट इसे लाइक जरूर करें।